देखिए क्लास सेकंड चैप्टर में आपने सबसे पहले पढ़ा एरिया वेक्टर, उसके बाद सॉलिड एंगल, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का गॉस थ्योरम। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में और इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो भी एक एप्लीकेशन मतलब गॉस थ्योरम और उसकी एक एप्लीकेशन एग्ज़ाम में आनी है। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। गॉस थ्योरम पढ़ाने से पहले हम तुम्हें याद दिला दें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू हम लोग ने क्या पढ़ा है, ई डी ए कॉस थीटा पढ़ा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का याद रखिए, इसी से जो है वो डेरिवेशन इसका होगा। गॉस थ्योरम है क्या? गॉस साइंटिस्ट का नाम है, गॉस ने थ्योरम दी थी। उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता है वो चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ओके, किसी भी क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लोज्ड सरफेस मतलब इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्लोज्ड सरफेस रखी है तो इससे गुजरने वाली जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, उनकी संख्या ही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जो चार्ज है सरफेस पे, जो क्यू चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ओके, ये है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक, अब इसका डेरिवेशन प्रूफ इसका देखिए कैसे आप प्रूफ करोगे कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कैसे प्रूफ करोगे देखिए। सबसे पहले हम एक क्लोज्ड सरफेस लेंगे, ये क्लोज्ड सरफेस हो गई। ठीक, ये हो गया इसका सेंटर ओ, क्लोज्ड सरफेस का सेंटर ओ हो गया और सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। ठीक, सेंटर से आर दूरी पर हमने एक एरिया ले लिया छोटा सा इस तरह से। ठीक, तो ये एक सॉलिड एंगल बन जाएगा, यहाँ पर बताया था डी ओमेगा, ये सॉलिड एंगल बन जाएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा एरिया वेक्टर डी ए, इनके बीच का एंगल थीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इनसे जो गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस एरिया से गुजरने वाला फाई इक्वल टू कितना होगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब वी नो दैट E इक्वल टू क्या है, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए आर डिस्टेंस है ना इस पॉइंट तक की, तो ये डिस्टेंस हो गई आर। इस चार्ज के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होगी, Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर E की, फाई E इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। ओके, ये आया आपका। उसके बाद देखिए सबसे पहले डी ए। ठीक, डी एरिया जो है ये छोटा सा है, ये छोटा सा एरिया कितना है, डी ए है। तो अगर हम पूरी सरफेस के लिए निकालें तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम पूरी सरफेस के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये यहाँ डी फाई होगा, डी फाई ई इक्वल टू लिख सकते हैं Q अपॉन 4πε0 डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सॉलिड एंगल। ये फॉर्मूला है सॉलिड एंगल का, क्या आ जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। ठीक, अब क्या था, ये हमने छोटे से एरिया के लिए निकाला। ठीक है, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है ये छोटे से एरिया के लिए निकाला है। अब अगर हम पूरे इंटायर सरफेस की बात करेंगे तो हमें इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक, इंटायर सरफेस के लिए जो हम करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, और यहाँ पर ये सिंबल बनाएंगे क्योंकि ये कैसी है, क्लोज्ड सरफेस है। इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। ठीक, डी फाई को हम फाई ई लिख देंगे इक्वल टू, ये क्या, Q अपॉन 4πε0 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी ओमेगा। और आपको पता है होल सरफेस के लिए डी ओमेगा हम पहले ही निकाल चुके हैं,
कितना होता है होल सरफेस के लिए डी ओमेगा जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई होता है। फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई कैंसल, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका प्रूफ इसका। क्लियर? फिर से एक बार देख लीजिए, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई है वो चार्ज क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। ठीक, ये स्टेटमेंट हो गया। प्रूफ कैसे किया? हमने एक क्लोज्ड सरफेस सपोज कर ली, उसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज बैठा दिया और सेंटर से आर डिस्टेंस पर, ठीक है, एक एरिया ले लिया हमने डीए, छोटा सा एरिया डीए ले लिया और डीए एरिया का एरिया वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ये एरिया इस तरह से रखा होगा कुछ तो इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी। ओके, ये डीए हो गया और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच में एंगल कितना है? थीटा। ठीक, ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा हो गया, ये डिस्टेंस आर हो गई। ठीक, तो डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। इस छोटे से एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस छोटे से एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें गुजर रही हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा। हम जानते हैं E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये E की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, E की जगह पे पुट करने के बाद हमारे सामने ये आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने एक साथ ले लिया, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हमने एक साथ ले लिया और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो होता है वो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया डी ओमेगा। अभी डी डी इसलिए सबके आगे चल रहा है क्योंकि हम छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से हम पूरी सरफेस की बात करेंगे, इंटायर सरफेस की, और जब इंटायर सरफेस की हम बात करते हैं तो इस छोटे से एरिया का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। पिछले फर्स्ट ईयर में भी हमने इसी तरीके से डेरिवेशन किए थे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे एरिया को जोड़कर बड़ा एरिया बनाना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे, और इंटीग्रेशन में बस यहाँ पर ये नई चीज़ है कि ये एक सिंबल लग गया है। इस सिंबल का मतलब होता है कि सरफेस जो है वो कैसी है? क्लोज्ड है। ओके, फाई इक्वल टू, अब डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो गया, क्यू भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर आ गए, अंदर क्या बचा? डी ओमेगा। अब डी ओमेगा का इंटीग्रेशन मतलब पूरे सरफेस के लिए डी ओमेगा कितना हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। ओके, वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गया हमारा जो हमें प्रूव करना था। ओके।